एनिमे वेब मानवा चैनल रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड मानवा का 132 नंबर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ चुके हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, ओ मेरे छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? स्नोना को तुम्हारी बहुत याद आती है। सामने खड़े हुए उसके दोस्त सोच रहे थे, भाईकर, क्या भाईकर का भी परिवार है? पिगी ने धीरे से उसकी तरफ झुक के कहा, यह बहुत बदतमीजी है ट्विटर। सांचो ने सर हिलाया, ऐसे वो खुद भी समझ नहीं पाया क्योंकि भाईकर ने खुद के बारे में और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया था। ट्विटर ने कहा, मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं इतना क्यों शौक हूँ। दूसरी तरफ औरत का नाटक बहुत बढ़ चुका था। वीकर के मुंह के पास आके कहा, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो क्या एक किस शेयर कर सकते हैं? तभी भाईकर के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कमरा खाली होने के बाद वहाँ का हवा ही बदल गया। वहाँ पे भाईकर और वो औरत थी। टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और नकली हंसी, नकली प्यार, नकली फैमिली ड्रामा खत्म हो गया। भाईकर ने कहा, लगता है यहाँ से सब चले गए। औरत ने हथेली सर पे रख के कहा, मैसेज बहुत जरूरी था इसलिए मैं यहाँ पे आया। उसने मुंह बनाया। वीकर के मार की दाग ताज़ा थी। उसने सोचा, दुनिया का कौन सा भाई अपनी बहन से मिलने के बाद ऐसा मारता है? फिर एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, ओवर एक्टिंग जरूरी था वरना शक हो जाता। उसने कहा, शुक्र मनाओ, मैं खुद तुमसे मिलने आया। वीकर उसके बाद बीच में काट के कहा, अब फालतू की बात हटा के असली मुद्दे पे आओ। सी नेटिव के साथ ट्रेड कैसा चल रहा है? असल में ये औरत वीकर की बहन नहीं, सिंडी विंडी थी। उसने प्रोफेशनल की तरह कहा, सब स्मूथ चल रहा है, 3 बड़े ट्रेड पूरा हो चुका है। वीकर ने कहा, बहुत बढ़िया। वीकर का लाल आँख चमक उठा और कहा, भलक ट्राइब का क्या हुआ? सिंडी विंडी कुछ देर चुप रही और सर हिला के कहा, नहीं, कुछ पता नहीं। पहले वो हर ट्रेड पे आते थे पर अब नहीं आते हैं, जैसे वो गायब हो चुके हैं। वीकर ने कुछ ना कह के सुना और सोचा, बेलक के सफ़ेद बालों वाले पेट्रियार्क के बारे में सोचा और वो बहुत पावरफुल है इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही संभाल सकते हैं। सिंडी विंडी ने मेज़ पर एक बहुत भारी थैला रखा और कहा, वीकर, तुमने जो कहा था वॉर फंड। वीकर जब बैग खोला वो देखा सोने के सिक्के थे जो के जगमगा उठे। तभी विंडी गंभीर हो गई, हमारा असली टारगेट है बुर्जुआ फैमिली का मुखिया बथौले मुर्दे बुर्जुआ, और वो इंसान नहीं, वो एक डीमन है। ये सुन के भाईकर के भीतर आग जल उठा। मैंने शक किया था कोवर्ड इसको भ्रष्ट करने वाला मुखिया होगा या उसका कोई करीबी, पर अब पता चल चुका है। सिंडी ने कहा, इस एम्पायर में सबसे अमीर घराने की फैमिली बुर्जुआ है, इसलिए उनसे मिलने के लिए ये इससे भी बहुत ज्यादा लगेगा। तुम चाहते हो तो और ज्यादा ला सकती हूँ। वीकर ने शांत स्वभाव से कहा, यह काफी है। सीड मनी। सिंडी ने कहा, सीड मनी वो क्या है? वीकर ने कहा, बुर्जुआ फैमिली से मिलने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसे को बोना पड़ता है। वो खुद ही हमसे मिलने के लिए आएंगे। तभी भाईकर के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ गया। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए सिंडी, उन्हें चाहिए तरीका। पैसा कैसे बनाया गया वो इतना दिलचस्प है, इससे ही वो गौर करेंगे। उसने टेबल पे रखा हुआ एक फ्लायर उठाया और उसकी आंखों में एक चमक थी। मेरा टारगेट है मॉर्क इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट और ये इवेंट खुद होस्ट कर रहा है बुर्जुआ फैमिली। मैं खुद इस इवेंट में ज्वाइन करूंगा और जीत के मजबूर करूंगा जिससे वो मुझे नोटिस करे। सिंडी के आँख के पास सफेद बिजली पड़ गया। वो चीख उठी और कहा, तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है, तुम पागल हो क्या? वीकर, ये आत्महत्या है। कमरे की हवा भारी हो गया पर वीकर ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ रात था। एक इमारत के अंदर एक आदमी और विंसीमोर प्रवेश किया। उसने पूछा, क्या मुझे बुलाया गया था? सामने खड़ा हुआ आदमी का आभा ही अलग थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और एक चमकती हुई तलवार था। ये थे बिस्टन स्मिथ, कोलोसियो एकेडमी के प्रिंसिपल। विंसी की आंखें तलवार पर टिक गई। मन ही मन समझा, ये स्वॉर्ड ऑफ विंटर, इसका मतलब प्रिंसिपल है लड़कर लौटे हैं। कहा जाता है विस्टन स्मिथ का पावर एम्पायर में सबसे ताकतवर फैमिलीज के बराबर है। हल्की मुस्कान के साथ कहा, बैठो विंसी, और तुम्हारी छुट्टियां तो उम्मीद से पहले ही खत्म हो गया। दोनों बैठे। स्मिथ ने कहा, प्रोफेसर सैंडी ने कितनी गड़बड़ की? विंसी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहा, गिनना मुश्किल है, जैसे क्लास में शराब पीना, काम पे लापरवाही करना, स्टूडेंट पे हमला करना। वो प्रिंसिपल नहीं है, वो एक डीमन है। प्रिंसिपल वो एक अपराधी है, इसे एक प्रिजन में होना चाहिए। प्रिंसिपल उसे हाथ उठा के शांत किया और कहा, तुम इतने सख्त मत बनो विंसी, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा ही होता है, सिंडी पर भी होगी। उसके मुस्कान पे कुछ मजबूरी झलक रही थी। वो मार्क परिवार की आखिरी वंशज है।
एक बदनाम फैमिली और उसके पूर्वज तो न्यू बेरिबेटिक में अभी भी कैद है। वेंसी ने कहा, प्रिंसिपल, पेरेंट टीचर्स मीटिंग और मिड टर्म एग्जाम नजदीक है। अगर पहले जैसे मिड टर्म एग्जाम की तरह हुआ तो हालात पहले की तरह संभाल नहीं जाएगा। स्मिथ ने शांत शब्दों से कहा, तो उसे प्रैक्टिकल ड्यूटी से निकाल दो, तो उसे पब्लिक से दूर रखो। ये सुन के विंसी के अंदर आग जल उठा। मतलब इतनी गलतियों का कोई कार्रवाई नहीं, कोई सजा नहीं, सिर्फ माफी। वो खड़ा हुआ और कहा, जैसे आपकी मर्जी। ये कह के वो वहाँ से निकल गया। चांद के रोशनी में स्मिथ अकेले वहाँ पे रह गए और उनके हाव भाव से लग रहा था कुछ चीज के लिए चिंतित है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ओरेकल मॉर्ग इन्वेस्टमेंट क्लब की तरफ। कमरा कागज और नक्शे से भरा हुआ था। तभी पिगी भाग के अंदर आया, हाथ में मोटा सा बंडल। डोलोरेस, मैंने सब निकाल लिया। बुर्जुआ फैमिली के यंग मास्टर्स के पर्सनल डिटेल्स और रिसेंट एक्टिविटीज। सिंक्लेट कॉन्फिडेंस के साथ कहा, स्केचुअल एनालिसिस मेरा प्रो परफेक्ट है। डोलोरेस आंखों में चमक लेके उनकी तरफ देखा और कहा, बहुत बढ़िया, ये मेहनत बहुत काम आएगी। उसके नजर में एक अलग चमक थी। कुछ देर पहले एक अंधेरे कमरे में नाइट हाउंड या वाइकर एक थैला टेबल के ऊपर रखा जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। डोलोरेस हैरान होकर कहा, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए? नाइट हाउंड हंसी के साथ कहा, मैंने कहा था ना, मेरा एक अमीर दोस्त है, उससे ही लाया। ये तो शुरुआत है, सीड मनी। इससे हम और ज्यादा कमाएंगे और इससे बुर्जुआ फैमिली का अटेंशन हमारी तरफ जाएगा। ये काम मैं खुद के नाम से नहीं कर सकता, इसलिए डोलोरेस, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसको बढ़ाने का दायित्व तुम्हारा है। और वो एक बात जोड़ा, दो भरोसेमंद आदमी ढूंढ लो, इससे सब काम स्मूथ चले। प्रेजेंट में डोलोरेस की नज़र पिगी और सिंक्लेट के पास गई, जिन दोनों को वो चुना था। उसे गूंज उठा जब वो सैकड़ों एप्लीकेंट्स को हराया था। सिंक्लेयर ने हंसते हुए पिगी को बताया, 108 कॉम्पिटिटर थे। अचानक डोलोरेस के दिल पर एक गिल्ट की लहर दौड़ उठी। ये दोनों मासूम स्टूडेंट्स, इन्हें जरा भी पता नहीं असल दुश्मन कौन है। एक डीमन, चाहे जो भी हो, इन दोनों को मैं सुरक्षित रखूंगा। पर वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मॉक इन्वेस्टमेंट है, तो सीड मनी की जरूरत क्या? डोलोरेस झुकी और होठों पे एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि हम एक असली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तभी पिगी और सिंक्लेट की आंखें बड़ी हो गई और कहा, क्या? डोलोरेस कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हम ये कंपटीशन जीतेंगे नहीं, उसके साथ प्रॉफिट भी कमाएंगे। वो कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो रिस्क मेरा। लेकिन वो अंदर से जानती थी असल रिस्क कौन ले रहा है, नाइट हाउंड। पिगी और सिंक्लेट एक दूसरे के साथ फुसफुसाने लगे और पिगी के आवाज में घबराहट था। कहीं वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर दिया? सिंक्लेट ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं डोलोरेस, ऐसा नहीं है, मैं उसे विश्वास करती हूँ। इस बार डोलोरेस के आंखों में एक चमक थी। ये देख के दोनों कहा, आप इसके लिए इतने डिटर्मिनेंट है तो हम पूरी तरह आपके साथ हैं। असल में ये बहुत एक्साइटिंग और थ्रिल है। ये सुन के डोलोरेस कृतज्ञता से भर गई और सोचा, ये दोनों मुझे पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं। पिगी ने उत्साह से आइडिया दिया, क्यों ना हम वाइकर को भी बुला ले, उसे इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट हो चुका है, वो हर सुबह अखबार पढ़ता है। सिंक्लेट की आंखें चमक उठी और कहा, अगर वाइकर हमारे साथ हो तो हमारी जीत पक्की है। वाइकर का नाम सुन के डोलोरेस का हाव भाव बदल गया और उसके सर पर पसीने का बूंद आया। पिगी ने समझाना जारी रखा, अगर वाइकर हमारे साथ हो तो सब अच्छा लगेगा। डोलोरेस ये सोच के नजरें झुका ली, धीरे से बोली, पिगी, दूसरी बार तुम जब उससे मिलना, मेरी तरफ से इनवाइट करना क्लब ज्वाइन करने के लिए। पिगी ने थोड़ा हेजिटेट हुआ और दूसरी तरफ सिंक्लेट ये सुन के खुशी से उछलने लगी। वाइकर हमारे साथ होगा? पिगी ने गौर किया। वाइस प्रेसिडेंट, आपका तो चेहरा वही लुक है जब आपने डॉर्म में वाइकर को ढूंढने आई थी। डोलोरेस ने कुछ नहीं कहा, मुड़ी और धूप से भरा हुआ कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। वो पीछे से आवाज दी, तुम दोनों मटेरियल ऑर्गेनाइज करो, मुझे जरूरी काम है। वो मैं निपटा के आती हूँ। सिंक्लेट ने उसे चिंता से जाते हुए देखा और वो अकेली जा रही थी और उसकी यादों में वाइकर की याद ही चल रहा था। वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब वो उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने याद किया जब वाइकर ने स्कॉलरशिप का नाम पेरी के नाम से रखा था। वो चाहती थी उस वक्त उससे बात करे जब पेरी के आखिरी दिन में वाइकर उसके साथ था।
वो सोच रही थी जब उसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी, जब उसने काउंसिल सिलेक्शन में मेरा साथ दिया था। मैं सिर्फ उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, बस इतना सा। पर हकीकत ये थी कि हर समय मौका होने के बाद भी वो सारे शब्द कहे ही नहीं। उत्तर के जंगल में डीमन एंड्रियस के लड़ाई में वाइगर उसके साथ था। ये जगह उसे हिम्मत देता है और हर जगह वो कुछ नहीं कह सकी। उसने खुद से एक्सेप्ट किया। उसके सामने जाते ही मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, शब्द गले में अटक जाता है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। यहाँ तक कि जब मैं नाइट हाउंड के साथ रहती हूँ तब भी मेरे दिल में वाइकर के ही ख्याल आता है। पर उसने अब गहरी सांस ली। पर नहीं, और नहीं, आज ही करूँगी, चाहे जैसे भी हिम्मत जुटाना पड़े। उसकी नज़र आसमान पे थी, अचानक रुक गई। सामने वाइकर खड़ा था। उसके नज़र में थोड़ी हैरानी और पूछा, लॉरेंस सब ठीक है? मुझे क्यों बुलाया? समय जैसे ठहर गया। एक लंबी सांस अंदर ली और नजरें नीचे कर ली। कुछ देर बाद वो सर धीरे धीरे उठाया। गाल लाल हो चुके थे लेकिन इस बार आंख पे दृढ़ता की आग थी। उसने वाइकर की आंखों को सीधे देखा और साफ शब्दों से कहा, वाइकर मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है।